नमस्कार दोस्तों। स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक और खौफनाक एपिसोड लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। ये जो घटना या फिर ये जो एपिसोड है दोस्तों, आज से करीबन 10 से 12 साल पुराना है और एक कुलदीप नाम के लड़के के साथ घटित हुआ था। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कुलदीप नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी 10 से 12 साल पहले। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब जो कुलदीप नाम का लड़का है वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रह रहा है और अपना खुद का ही काम कर रहा है। उसकी जो पत्नी है वो हाउसवाइफ है और जो उसकी मम्मा है यानी जो दादी है वो मतलब कोई डॉक्टर वॉक्टर है, शुरू से ही अच्छी पढ़ाई कर रखी थी। तो ऐसे ही कुलदीप अपनी फैमिली के साथ रह रहा है। और ये जो घटना कुलदीप के साथ 10 से 12 साल पहले घटी थी, जब वो 20 से 21 साल का था। हुआ कुछ ऐसा था दोस्तों, जो कुलदीप नाम का लड़का था वो चिट्ठियाँ बांटने का काम किया करता था। आज से करीबन 10 से 12 साल पहले आपको भी पता होगा दोस्तों, कहीं पर फौज में या फिर कहीं के दूर के रिश्तेदार वालों को जब फ़ोन नहीं था तो चिट्ठियाँ ही अलाउड होती थी, जो कि करीबन हफ्ते 10 दिन में घर पर पहुंचती थी। कभी कभी 15 दिन भी लग जाते थे। तो ऐसे ही कुलदीप ये सब किया करता था। और कुलदीप जो किया करता था वो सोनपुर का कोई गांव था, वहाँ पर उसका एक काम था, उसकी जॉब लगी हुई थी। और अब तो दोस्तों ये जॉब सिंपली परसेंटेज पर मिलती है, जो कि जीडीएस के फॉर्म निकलते हैं ऐसे। लेकिन तब तो ऐसे ही मिल जाती थी, किसी को भी मिल जाया करती थी। तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा कुलदीप नाम के लड़के के साथ कि वो चीटियाँ बांटा करता था सोनापुर गांव में। तो वहाँ पर ऐसा था, जो कुलदीप था वहाँ पर 3-4 डाकिये और थे जो वहाँ पर बैठ कर डाकघर में काम किया करते थे। उनमें से 2 डाकिये तो ऐसे थे कि उनका काम खत्म होने से पहले कुलदीप कहीं भी नहीं जा सकता था। और वो जो दोनों थे वो सोनपुर के थे। और जो कुलदीप था दोस्तों, थोड़े से 5 से 6 किलोमीटर दूर का था। कोई आसपास कोई गांव था सासरोली नाम का, ऐसे वहां पर कुलदीप रहा करता था। तो वो जो 2 डाकिये थे उनका काम कभी जल्दी खत्म हो जाता तो कभी समय लग जाता। तो ऐसे ही कुलदीप को रुकना पड़ता था। कभी कभी कुलदीप को रात को 8 या 9 भी बज जाते थे। और वो समय सर्दियों का चल रहा था जब कुलदीप के साथ ये हो रहा था। तो रोज की तरह ऐसे ही सब हो रहा था। तो जब मतलब दूर दूर से चिट्ठियाँ उसके पास आती थी डाकघर में, तो कुलदीप को हर बार चिट्ठियाँ देने जाना पड़ता था। आसपास के जितने भी मतलब 5 से 6 गांव हैं जो उसके कवर में आते हैं, यानी जो उसके अंडर आते हैं, उनके सभी के घर चिट्ठियाँ पहुँचाता था। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था। और अब की बार तो कुछ ऐसा हुआ कि उन 2 डाकिये थे उनका काम भी खत्म हो गया था। लेकिन जो चिट्ठियाँ थी अलग अलग गाँव की, उन्होंने मतलब एक साथ करने में, यानी कि इस गांव की इस तरफ, इस गांव की इस तरफ, ऐसा रखने में उसको काफ़ी समय लग गया कुलदीप को। और रात के करीबन 11 बज चुके थे। और जो सुबह था कुलदीप को सारी चिट्ठियाँ पहुँचानी थी घर घर। तो ऐसे कुलदीप चला जाता है, पहले ही इनको चिट्ठियों को इकट्ठा करता है और चला जाता है घर पर। तो ऐसी चिट्ठियाँ इतनी थी कि बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और जो गांव था, 5-6 गांव थे, उनमें भी करीबन 8 से 9 घंटे लग जाते थे, क्योंकि अब की बार जो चिट्ठियाँ थी उनकी पोस्टिंग ज़्यादा हुई थी। तो इस कारण से कुलदीप को काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़ रहा था। तो कुलदीप सारे मतलब गांव की चिट्ठियाँ एकत्रित करके एक जगह पर रख के घर चला जाता है। जब वो सुबह आता है 10 से 11 बजे, तो आसपास के जो गांव हैं सभी में चिट्ठियाँ बांट देता है। तो वहाँ पर एक कालापुर नाम का गांव और पड़ता था, जहाँ पर कुलदीप चिट्ठियाँ देने गया था। तो कुलदीप वहाँ पर चिट्ठियाँ देने जब जाता है तो वहाँ पर मतलब सभी लोगों को चिट्ठियाँ दे देता है। लेकिन एक मदन लाल नाम का कोई घर था, जहाँ पर कि उसकी डेथ हो गई थी 6 से 7 दिन पहले। तो वो सोचता है कि जो है कुलदीप की, यार अब तो चिट्ठी कैसे दूंगा, वापस चल पड़ता हूँ। तो ऐसे ही वो करता है कुलदीप। तो वहाँ पर आसपास के रात के करीबन 9:30 बजे का समय हो चुका था, ठंड का समय था। तो कुलदीप भी काफ़ी समय से बांट रहा था चिट्ठियाँ। तो वो जब आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि जिन आंखों से मतलब उसका शरीर ही नहीं दिखाई दे रहा था, ऐसी धूमर हो गई थी। यानी जो धूप, सॉरी दोस्तों, जो धुआं होता है सफेद सफेद सर्दियों में, फोग जिसे कहते हैं, वो चारों तरफ फैल चुका था। और जो कुलदीप था उसको ऐसे करने पर खुद की बॉडी भी नजर नहीं आ रही थी, रात को भी बहुत हो चुका था।
तो कुलदीप मतलब भूत वूत इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था, वो बिल्कुल नॉर्मली पर्सन था। और वो जो डाकघर था वो भी मतलब एक अजीब सी जगह था। और वो जो दोस्तों गांव था कालापुर, जो कुलदीप के वहाँ से डाकी से पड़ता था, वो 8 से 9 किलोमीटर दूर था, यानी पैदल जाने में 1 घंटा लग जाता था। लेकिन उस समय उसके पास साइकिल थी तो वह साइकिल से चला जाता है। जब वो जाता है तो रास्ता मतलब बिल्कुल सुनसान सा था, ना ही कुछ दिखना ना ही कुछ वो होना, मतलब एक अजीब सा रास्ता। और रात में जब कुलदीप साइकिल से आ रहा था तो बिल्कुल अजीब सा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि कुलदीप की जो साइकिल थी वो पंचर हो गई। तो कुलदीप सोचने लगा कि भाई अब तो पैदल ही चलना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब दोनों टायरों अचानक ही पंचर हुए थे। तो कुलदीप ने सोचा कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, चलो छोड़ो। तो कुलदीप इस बात को इग्नोर करता है और पैदल पैदल चल पड़ता है। तो उसे मतलब जो रेल की आवाज़ थी, आसपास कोई स्टेशन था, उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। और एक तरफ तांगे वाला आ जाता है, जो ऑटो रिक्शा होता है वो उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई कहाँ चलना है इतनी रात को, ऐसे कैसे जा रहे हैं। तो जो कुलदीप है कि भाई ऐसे ऐसे साइकिल में पंचर हो गया, तो ऐसे मैं जा रहा था अपने ठाकर, यानी अपने घर जा रहा था। और ऐसे ही समय लग गया, यहाँ पर काफ़ी चिट्ठियाँ आई थी तो गांव के आसपास में जो पाटनी थी, जो डाकघर वाला था, सब कुछ जो कुलदीप था बता देता है उसको, जो ऑटो रिक्शा वाला था। और तभी ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि भाई साइकिल जो तुम्हारी है पीछे रख दो और तुम चलो ऑटो में, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कुलदीप भी कहता है कि ठीक है भाई चलो। तो कुलदीप जब बैठता है ऑटो में, उस साइकिल पीछे खड़ी करता है। तो ऑटो ड्राइवर ऑटो को थोड़ी बहुत चलाता है, थोड़ी सी दूर चलाता है। तभी ऑटो ड्राइवर पूछता है कि भाई तूने मदन लाल को चिट्ठी नहीं दी, क्या बात हो गई। तो वो कहता है, जो कुलदीप था वो कहता है कि भाई ऐसे ऐसे आसपास के इलाकों में सभी जगह चिट्ठियाँ दे दी और जो गांव था हर जगह बांट दी, लेकिन जो मदन लाल का था उसके घर में गया था, लेकिन मुझे पता चला कि 6 से 7 दिन पहले मदन लाल की डेथ हो गई है, जो कि वो भी ऑटो रिक्शा चलाया करता था। जब ये बात ऑटो रिक्शा वाले को बताता है कुलदीप, तो कहता है कि भाई इसी कारण से ये सब हुआ। तो ऑटो रिक्शा वाला भी कहता है कोई बात नहीं भाई, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ती जा रही थी, कुलदीप का पता नहीं अचानक क्या हुआ कि धीरे धीरे उसे नींद आने लगी और वो ऑटो में ही सो गया। तो जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रही थी तो वो सो गया था कुलदीप, और ऑटो में मतलब जब उसकी आंखें खुली, कुलदीप की आंखें खुली, तो ऑटो में कुछ नहीं था। तो ऐसे कुलदीप ने देखा तो एकदम ऊपर देखा कि मदन लाल की जो आत्मा थी वो ऊपर ही थी। ये जब कुलदीप ने देखा तो वो थोड़ा सा डर गया, उसे महसूस हुआ कि सच में कोई आत्मा होती है। तो जो मदन लाल की आत्मा थे उसने बताया कि ऐसे ऐसे 6 से 7 दिन पहले मैं यहीं से ऑटो चला रहा था, तभी अचानक कोई पेड़ गिरा, जिसके कारण मैं वहीं पर मौके पर मर गया। और मेरे घर वालों को अभी तक नहीं पता है कि मेरी डेथ हो चुकी है, ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। ये सब कुछ बताता है, जो मदन लाल की आत्मा थी सब कुछ बताता है, कुलदीप को बताती है। और कुलदीप भी कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो कुलदीप भी ज़्यादा देरी न करते हुए जल्दी से उतरता है और अपनी साइकिल उतारता है और जल्दी घर पहुंचता है। और जो उसकी पत्नी थी उसे भी सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे कुछ हुआ। और जो कुलदीप थे ये सब सारी बातें जो भी उस गाँव में कालापुर में हुई थी, ये सब सारी घटनाएं वहाँ पर बता देता है गाँव में भी। और जो मदन लाल की फैमिली थी उसके साथ भी उनको भी बता देता है। तो और जो मदन लाल की आत्मा थी उसने कहा था कि मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी यदि मेरे घर वालों को ऐसे सब कुछ नहीं मिला। तो सब कुछ कुलदीप बताता है और कहाँ पर उसकी डेड बॉडी है सब कुछ कुलदीप बता देता है। और 1-2 दिन के बाद वो जो आत्मा थी वो किसी को भी नहीं दिखाई देती। सब कुछ वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मली हो जाता है और सब कुछ अच्छे से होने लगता है। और इस बार पहली बार कुलदीप जो डाकघर में काम किया करता था उसने पहली बार ये सब देखा था। और अब दोस्तों कुलदीप जो है अपने दिल्ली में रहता है। उसकी जो दादी माँ है वो डॉक्टर है, अब भी काम कर रही है, और उसकी पत्नी हाउसवाइफ है। तो अपनी फैमिली के साथ कुलदीप अब बिल्कुल अच्छे से रहता है और कोई भी झिझावट नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो कुलदीप ने शेयर की थी, जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड।